नमस्कार दोस्तों, वन वीक स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास बीएससी सेकंड ईयर के लिए अति महत्वपूर्ण सॉल्व पेपरों के साथ आप सभी के सामने पेश हो रही है, जिसमें हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान जूलॉजी के अति महत्वपूर्ण 2015 में पूछे गए सवालों पर डिस्कस करने वाले दोस्तों सॉल्व पेपर के अध्ययन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप बीएससी सेकंड ईयर या फिर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्लासों का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। दोस्तों सॉल्व पेपरों के साथ में हमेशा इस चैनल के माध्यम से आप ऑनलाइन सॉल्व पेपरों को पढ़ सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं, आप अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों 2015 में पूछे गए सवाल हैं। जैन विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से प्रस्तावित सॉल्व पेपर पर अध्ययन करेंगे बीएससी सेकंड ईयर प्रथम प्रश्न पत्र। दोस्तों फर्स्ट पेपर आप सभी के सामने पेश हो रहा है, कोऑर्डिनेट जैविकी के बारे में है। दोस्तों क्लास को स्टार्ट कर दिएगा, आप अंत तक बने। क्लास का पहला सवाल आप सभी के सामने पेश हो रहा है। सवाल क्या कह रहा है कि प्रोटेरोग्लाइफस क्या है, इसके बारे में लिखना है। प्रोटेरोग्लाइफस की परिभाषा लिखनी है। प्रोटेरोग्लाइफस प्रोटियो प्रथम ग्लाइफस खोखला, इसका अर्थ होता है प्रोटेरोग्लाइफस यानी प्रथम ग्लाइकस है वो खोखला होता है। यानी यह इलेपिडी कुल के सर्पों में कौन सा कुल है? सर्पों का, सांपों का कुल है कौन सा? इलेपिडी कुल के सर्पों व हाइड्रोलिपिडी कुल के समुद्री सर्प। स्थलीय सर्प कौन से सर्प है? इलेपिडी। और समुद्री सर्प कौन से सर्प है? हाइड्रोलिपी। इलेपिडी सर्प और हाइड्रोलिपिडी सर्पों के कुल में पाए जाने वाले विष दंत है। दोस्तों सर्पों के अंदर पाए जाने वाले विष दंत है। इन इलेपिडी और हाइड्रोलिपिडी सर्पों के अंदर पाए जाने वाले विष दंत कौन से हैं? प्रोटेरोग्लाइफस दंत के नाम से जानते हैं इसको। और यह विष दंत अपेक्षाकृत छोटे तथा मैक्सिला के अग्र भाग में स्थित होता है। कौन सी? मुख के अंदर मैक्सिला होता है, उस मैक्सिला के अग्र भाग में ये विष दंत होता है। कौन सा? प्रोटेरोग्लाइफस। दोस्तों सीधे बता दूं कि प्रोटेरोग्लाइफस एक प्रकार का विष दंत होता है जो कि सर्पों के अंदर पाया जाता है। और सर्पों की कौन सी जातियों के अंदर पाया जाता है? तो वो इलेपिडी और हाइड्रोलिपिडी कुल के समुद्री और स्थलीय सर्पों के अंदर पाया जाता। कौन सा? ये प्रोटेरोग्लाइफस दंत है। ये दंत अत्यंत विनाशकारी विष दंत होता है कि अग्र सतह पर पूरी लंबाई में एक खांच उपस्थित है। इसकी अग्र सतह, दंत की जो उग्र सतह होती है वहां पर पूरी लंबाई में एक खांच पाई जाती है, उससे विष बाहर निकलता है उस खांच से की सहायता से। अगला सवाल ले रहे हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एट्रियम क्या है? एट्रियम की परिभाषा लिखनी है कि एट्रियम यह हर्डमानिया आपके अपने यूनिट में देख ले। आपने नाम तो सुना ही होगा, अगर नहीं चुना है नाम तो आप सुन लीजिएगा कि एड्रियम ये अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसे इंपॉर्टेंट सवालों पर आपको ध्यान देना चाहिए। दोस्तों एड्रियम के बारे में, हर्डमानिया में बड़ी आंतरिक जल से भरी गुहा एड्रियम कहलाती है। दोस्तों एड्रियम क्या होता है कि हर्डमानिया में बड़ी आंतरिक हर्डमानिया के शरीर के अंदर जल से भरी हुई गुहा एड्रियम कहलाती है। एक बार पुनः, हर्डमानिया के अंदर आंतरिक सतह में जो बड़ी जल से भरी एड्रियम होती है, गुहा होती है, उसे एड्रियम के नाम से जानते हैं। दोस्तों जो अंतरांग का अधिकांश भाग घेरती। दोस्तों आंतों का शरीर के अंदर अंतरांग का अधिकांश भाग घेरती है, जो कि पानी से भरी हुई होती है, जल से भरी हुई होती है। गुहा होती है जो कि अधिकांश भाग घेरती है। एड्रियम को प्रगुहा नहीं माना जाता। दोस्तों इस एड्रियम को, इस जल से भरी गुहा को प्रगुहा के नाम से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि इसकी आंतरिक सतह देहभित्ति के एक्टोडर्म की कोशिकाओं से बनती है। दोस्तों क्यों इसे प्रगुहा नहीं माना जा सकता? क्योंकि इसकी सतह है, जिसकी देहभित्ति की सतह वो एक्टोडर्म की कोशिकाओं से नहीं बनती है। इसका मध्य पृष्ठ भाग अवक्षकर शेष कोशिकाओं ब्रेकियो को घेरता है। इसकी मुख्य बात लिख देनी है कि एड्रियम है वो हर्डमानिया के अंदर आंतरिक भाग में जल से भरी हुई गुहा को एड्रियम के नाम से जानते हैं। सीधी परिभाषा है। ओके, अगला सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल आप सभी के सामने पेश हो रहा है। सवाल क्या कह रहा है कि टेरोब्रेकिया क्लास के 3 मुख्य लक्षण। टेरोब्रेकिया
वर्ग के 3 मुख्य लक्षणों के बारे में लिखें। टेरोब्रेकिया, कौन सा ब्रेकिया? टेरोब्रेकिया। कुल के बारे में, क्लास के बारे में। उपसंग, इसका उपसंग कौन सा है? हेमिकोर्डेटा उपसंग का ये टेरोब्रेकिया है को 2 भागों में बांटा गया है। इस हेमिकोर्डेटा के अंतर्गत आता है टेरोबैक्टीरिया और एंटेरोप्सुनुटा और टेराब्रेकिया। ओके, अगला सवाल लेते हैं, वैसे देख लेते हैं। टेरोब्रेकिया छोटे आकार के, चलो ये टेरोब्रेकिया क्या होता है? टेरोब्रेकिया के बारे में कि टेरोब्रेकिया क्या होता है कि ये छोटे आकार के असल तथा नलिका में रहने वाले एकल अथवा निवी जंतु होते हैं। कौन से एक प्रकार के जंतु होते हैं, एकल या फिर अचल, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में अयोग्य होते हैं। अचल और नलिका में रहने वाले एक निहिवी जंतु होते हैं। ग्रसनी में कलोम छिद्र पाया, इसकी ग्रसनी में कलोम छिद्र पाया जाता है, जो एक जोड़ी या फिर अनुपस्थित हो। इसकी ग्रसनी के अंदर जो एक छिद्र पाया जाता है वो एक क्या होता है कि एक जोड़ी और अनुपस्थित होता है। और शुंड द्वारा मुख बिंब उपस्थित के आधार पर 2 प्रकार की ये स्पर्शक भुजा होती है। इसमें मेन पॉइंट लिख देना है कि टेरोब्रेकिया की क्लास है वो मुख्यतः हेमिकोर्डेटा के अंतर्गत आती है। और हेमिकोर्डेटा के अंतर्गत आती हुए भी ये टेरोबैक्टीरिया 2 भागों में बांटा गया, एंटेरोप्सुनुटा और टेरोब्रेकिया के अंतर्गत बांटा गया। दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। चौथा सवाल आप सभी के सामने पेश हो रहा है। बीएससी सेकेंड ईयर के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास रहेगी दोस्तों, आप अंत तक बने रहिएगा। आखिरी तक बना हुआ ही कुछ समझ में आता है। दोस्तों सवाल क्या कह रहे हैं कि एमोसिट लार्वा में कितने गिल पाउसेस पाए जाते हैं? दोस्तों एमोसिल, कौन सी लार्वा? एमोसिल लार्वा के अंतर्गत गिल पाउसेस पाए जाते हैं। वो कितने प्रकार के होते हैं? एमोसिल लार्वा में गिल पाउस, एमोसिल लार्वा की ग्रसनी में कलोम कोष्ठों के 7 जोड़े होते हैं। प्रत्येक कोष्ठक अंदर, प्रत्येक क्लोम कोष्ठक है वो अंदर की ओर एक आंतरिक क्लोम छिद्र द्वारा ग्रसनी में खुलता है। कहाँ पर खुलता है? एक आंतरिक क्लोम के द्वारा ग्रसनी के अंदर खुलता है। कौन? क्लोम कोष्ठक ग्रसनी के अंदर खुलता है तथा एक बाह्य क्लोम छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। एक तो बाह्य क्लोम के द्वारा बाहर खुलता है और एक आंतरिक क्लोम के द्वारा ग्रसनी के अंदर खुलता है। ग्रसनी की मजबूती देने के लिए इसमें क्लोम की कड़ी है वो उपस्थित होती है। दोस्तों अगला सवाल है, मैक्सिला का सामान्य नाम लिखिए। मैक्सिन का सामान्य नाम, मैक्सिन का सामान्य नाम लिखना है। मैक्सिन का सामान्य नाम हैंगफिश सेदक कहा जाता है। इसको हैंगफिश सेदक के नाम से भी जानते हैं। कौन सी से? हैंगफिश सेदक, इस मैक्सिन का सामान्य नाम। दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। सवाल कह रहे मेढक में किस प्रकार का जबड़ा निलंबन पाया जाता है? मेढक में किस प्रकार का जबड़ा और निलंबन पाया जाता है? जबड़ा निलंबन किस प्रकार का मेढक के अंतर्गत होता है उसके बारे में। मेढक में ओटोस्पेलिक प्रकार का जबड़ा पाया जाता है। मेढक के अंदर ओटोस्पेलिक प्रकार का जबड़ा पाया जाता है। जबड़ा निलंबक है वो पाया जाता है। कौन सा? ओटोस्टेलिक। अगला सवाल है, 7वां सवाल है, स्टेप्स क्या है? स्टेप्स मध्यकर्ण की तीसरी अस्थि। स्टेप्स मध्यकर्ण की, हमारे कान की मध्यकर्ण की तीसरी हड्डी, एक बाहरी, एक सेकंड और थर्ड, तीसरी हड्डी होती। कौन सी? स्टेप्स होती है। जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, स्टेप्स। जो मनुष्यों व अन्य और अन्य संबंधियों में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य ध्वनि तरंगों का अंतःकरण तक संवहित करने का कार्य कौन करता है? स्टेपिज, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस, जो कि हमारे कान की तीसरी हड्डी होती है, जो कि क्या कार्य करती है? ध्वनि तरंगों को हमारे अंतःकरण तक संवहित यानी जाने देने का कार्य कौन करता है? ये स्टेपस का कार्य हमारे शरीर की छोटी हड्डी होती है। अगला सवाल है, 8वां सवाल है, प्रोवेंट्रिकुलस क्या है? इसके बारे में। पक्षियों के आमाशय का प्रथम भाग, पक्षी के आमाशय का प्रथम भाग जो क्रॉप
पेशिनी के मध्य उपस्थित, क्रॉप और पेशिनी के मध्य का भाग होता है प्रोवेंट्रिकुलस कहलाता है। दोस्तों पक्षियों के आमाशय के अंदर प्रथम भाग जो कि क्रॉप और पेशिनी के मध्य उपस्थित है, तो क्रॉप और पेशिनी के मध्य उपस्थित भाग को प्रोवेंट्रिकुलस के नाम से जाना जाता है। इसकी भित्ति मोटी और चौड़ी होती है। इससे प्रोवेंट्रिकुलस की भित्ति होती है और कैसी होती है, मोटी और चौड़ी होती है। इसके मोटे ग्रंथिल स्तर में अनेक जठर ग्रंथियां, इस मोटे ग्रंथिल स्तर, इस ग्रंथि के अंदर प्रोवेंट्रिकुलस ग्रंथि के अंदर ये क्या होता है कि जठर ग्रंथियां पाई जाती है। कौन सी ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां पाई जाती है जो जठर रस का स्रावन करने का कार्य करती है। दोस्तों अगला सवाल लेते हैं, 9वां सवाल है कि सिरिस्क का कार्य लिखना है। सिरिस्क का कार्य लिखना है। सिरिस्क पक्षियों का अभिलक्षणात्मक स्वर तंत्र। दोस्तों सिरिक्स क्या है, एक स्वर तंत्र के कार्य रूप में कार्य करता है। सिरिक्स है वो पक्षियों का अभिलाक्षणिक स्वर अंग है जो अन्य किसी कशेरुक में नहीं पाया जाता, अन्य किसी कशेरुकी प्राणी में नहीं पाया जाता, लेकिन पक्षियों के अंदर ये सिरिक्स नामक ये ध्वनि ग्रंथ है, स्वर अंग है, वो पाया जाता है। यह श्वसन नली का विस्तारित निचला हिस्सा है। दोस्तों सिरा है। दोस्तों ये क्या है कि श्वास नली है, श्वास नली का विस्तारित, एक विस्तार पूर्वक फैला हुआ एक सिरा है, सिरा होता है। इसकी गुहा को टिम्पेनम के नाम से जानते हैं। ये पक्षियों के वाक यंत्र होता है। ये पक्षियों का वाक यंत्र होता है। कौन सा, सिरिक्स है, वो पक्षियों के अंदर पाया जाता है, स्वर तंत्र का काम करता है और ये वाक यंत्र के रूप में होता है। पक्षियों का वाक यंत्र होता है जो कि स्वरों को उत्पन्न करने का कार्य करता है। इसका संबंध फोनेशन या फिर ध्वनि को निकलने में करने का कार्य करता है। दोस्तों ध्वनि को निकालने का कार्य सिरिस्क के द्वारा किया जाता है। ये पक्षियों का एक स्वर यंत्र है, स्वर अंग है। ये एक निचला, ये एक सिरा है, ये श्वसनी का विस्तारित सिरा है। कौन सा, श्वसन नली का विस्तारित सिरा है जो कि वाक यंत्र या फिर स्वर यंत्र के रूप में यह कार्य करता है पक्षियों के अंदर। दोस्तों अगला सवाल है, 10वां सवाल आप सभी के सामने पेश हो रहा है। सवाल क्या कह रहा है कि क्रेत बाइट के लक्षणों का उल्लेख कीजिए। कौन से बाइट के, क्रेत बाइट के लक्षणों के बारे में लिखना है। क्रेत के काटने के विष की बहुत, ये क्रेत नामक कोई विषाणु हम कह सकते प्राणी है, एक विष युक्त प्राणी है जिसका विष की बात करें तो अत्यंत घातक विष होता है हमारे लिए। तो क्रेत के काटने से, इस क्रेत नामक, इसको सर्प भी हम मान सकते हैं एक प्राणी के रूप में, ये क्रेत नामक सांप के काटने से इस विष की बहुत अधिक मात्रा इंजेक्ट होती है, यानी कि फैलती है हमारे शरीर में। इसकी इंजेक्ट होती है, इसकी विष की मात्रा अत्यधिक मात्रा में इंजेक्ट हो जाती है। यह तंत्रिका केंद्रों व पेशियों, विशेषतया श्वसन पेशियों का पक्षाघात करने वाली तंत्रिका विष होता है। ये क्या क्या कार्य हमारे शरीर में क्या क्या नुकसान करती है, श्वसन पेशियों, और श्वसन पेशियों का हमारे शरीर के अंदर जो श्वसन पेशियां होती है उसको पक्षाघात करने वाला तंत्रिका विष होता है। कैसा विष होता है, तंत्रिका विष होता है। इसके काटने से तीव्र पीड़ा, जलन, काटे हुए भाग पर सूजन आ जाती है जो नीला या फिर काला सा पड़ जाता है। दोस्तों इस क्रेत बाइट के काटने से हमारे शरीर में इतनी पीड़ा, इतनी जलन उत्पन्न हो जाती है जो कि हमारे श्वसन पेशियों पर घातक प्रभाव डाल देती है और विष तंत्र को नष्ट कर देती है। हमारे तंत्रिका विष को नष्ट कर देती है, विष के कारण नष्ट हो जाती है और इसके कारण तीव्र जलन होती है, सूजन आ जाती है, उसके स्थान पर सूजन आ जाती है और उस विष के कारण हमारा शरीर नीला या फिर काला सा पड़ जाता है। दोस्तों इतना घातक विष होता है इस क्रेत बाइट का। पीड़ित व्यक्ति आंतरिक रुधिर, जो जिस व्यक्ति को काटा है उस व्यक्ति की आंतरिक रुधिर स्राव के कारण असहज पीड़ा होती है। दोस्तों असहज पीड़ा होने का शिकायत करता है, बहुत ही घातक पीड़ा होती है। रुधिर लयन तथा
पड़ व भुजाओं का अपक्षाघात हो जाए। दोस्तों पड़ और भुजाओं का अपक्षाघात होता है, पैर टूटने लगते हैं, इतना घातक दर्द होता है, जिसके बाद से 24 घंटों के अंतर्गत से या फिर 24 घंटों के अंतर्गत उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों उसके बचने के चांस ही नहीं बचते। दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। दोस्तों अगला सवाल है फर्स्ट यूनिट का सवाल है। फर्स्ट यूनिट पहली इकाई से पूछा गया सवाल है, आपके जूलॉजी की पहली यूनिट से फर्स्ट पेपर पूछा। दोस्तों अगला सवाल फर्स्ट यूनिट से रहेगा, जिसमें बेलेनोग्लाइसिस के रुधिर संवहन तंत्र के बारे में वर्णन करना। क्या बेलेनोग्लाइसिस, कौन से ग्लाइसिस? बेनेलोग्लाइसिस के रुधिर संवहन तंत्र के बारे में वर्णन करना। बेलेनोग्लाइसिस का रुधिर संवहन तंत्र है वो बंद प्रकार का तथा सामान्य प्रकार का होता है। दोस्तों जिस प्रकार मानव में बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, वाहिकाओं के रूप में रक्त बहता है, धमनियों और सिरों के रूप में रक्त बहता है, यानी कि बंद रक्त परिसंचरण तंत्र मानव में पाया जाता है, उसी प्रकार बेलेनोग्लाइसिस में भी बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है तथा सामान्य प्रकार का होता है। कैसा है? सामान्य प्रकार का होता है, इसमें कोई जाल वगैरह नहीं होता, सामान्य प्रकार का बंद रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। दो लंबी नालें लगी होती है जो कि पृष्ठ तथा अधर वाहिकाओं इसमें से प्रमुख होती है। दो नालों में से अधर यानी कि पृष्ठ यानी नीचे वाली और अधर ऊपरी वाली जो वाहिकाएं होती है वो प्रमुख होती है, और आहार नाल के ऊपर कॉलर, आहार नाल है, आहार का जो नाल है उसके ऊपर कॉलर होते हैं, तथा धड़ प्रवेश में एक लंबी पृष्ठ वाहिका होती है। धड़ के प्रवेश, यहाँ पर धड़ प्रवेश होता है, वहां पर एक लंबी पृष्ठ वाहिका होती है, वाहिका अंदर जाती है। यह आहार नाल तथा देह भित्ति से रुधिर को एकत्रित करने का कार्य करती है। दोस्तों देह भित्ति के अंदर जो एक रुधिर, देह भित्ति के अंदर जो पृष्ठ वाहिका जाती है, वो पृष्ठ वाहिका है वो रुधिर को एकत्रित करने का कार्य करती है। पृष्ठ रुधिर वाहिका कॉलर के अग्रभाग में पहुंचकर थोड़ी बड़ी हो जाती। पृष्ठ रुधिर वाहिका है वो कॉलर, पृष्ठ रुधिर वाहिका जहां पर कॉलर से अंदर प्रवेश करती है, वहां पर आगे जाकर वो थोड़ी क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती, चौड़ी हो जाती है, सिरा कोटर बनाती है, और आगे जाकर क्या बड़ी होकर सिरा कोटर का निर्माण करती है। दोस्तों अगला है सुंडी का पहुंचकर सुंडी का भाग से रुधिर एकत्रित कर लाने वाली एक जोड़ी पार्श्व सुंडी का सिरा कोटर में मिल जाती है। इसके पश्च भाग की ओर बढ़कर सुंडी के पश्चभाग में यह छोटे अकुंचनशील भाग केंद्रीय साइकस या हृदय में मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जो चुंडिका होती है, चुंडिका की सिरा है वो आगे जाकर कोटर में मिल जाती है। चुंडिका से निकलने वाली सिरा है वो आगे जाकर कोटर में मिल जाती है। इसके पश्चात आगे बढ़ती है, आगे बढ़कर चुंडिका के पश्च भाग में यह छोटे संकुचनशील केंद्रीय साइनस या फिर हृदय में मिल जाती है। असंकुचनशील भाग यानी कि हृदय में वो प्रवेश कर जाती है। हृदय के ठीक ऊपर एक छोटा बंद कोश प्रीहृदय आशय अर्थात हृदय का आशय स्थित होता है। दोस्तों यहाँ पर इस बेलेनोग्लाइसिस के अंदर हृदय यानी कि वो रक्त का परिसंचरण तंत्र जो मैनेजमेंट करता कार्य करने का, वो ठीक उसके ऊपर हृदय के ऊपर एक छोटा बंद कोश प्रीहृदय आशय अर्थात हृदय आशय स्थित होता है। हृदय आशय में क्या होता है? हृदय आशय में पारदर्शक स्वच्छ हृदय आशय में पारदर्शक स्वच्छ द्रव भरा रहता है, इसमें द्रव भरा रहता है। हृदय आशय में आशय की निचली दीवार संकुचनशील होती है। इस आशय की निचली दीवार है वो संकुचन यानी संकुचन करती रहती है तथा हृदय का संकुचन करने का कार्य करती है। अगला है कोशिका गुच्छ मुख अंधवर्ध के अंतिम सिरे के सामने उपस्थित होता है। ऐसा माना जाता है कि यह रुधिर की उत्सर्जित पदार्थ को हटा देता है, यानी कि ये हृदय के जो अंधवर्ध भाग यानी अंतिम सिरे के भाग होते हैं वो ऐसा माना जाता है कि ये रुधिर में उपस्थित उत्सर्जित पदार्थ होते हैं वो उसको हटाने का कार्य करता है। और ग्लोमरुलस के चार रुधिर वाहिका निकली। ग्लोमरुलस से चार रुधिर वाहिका, कितनी? चार रुधिर वाहिका निकलती है। इसमें से दो पृष्ठ, इसमें से अब ग्लोमेरुलस से जो चार वाहिकाएं निकलती है उन चारों वाहिकाओं में से एक वाहिका है, नहीं दो वाहिका है, वो पृष्ठ तथा अधर सुंडिका धमनियां, सुंडिका
प्रवेश को रक्त पहुंचाती है। किसको? दो पृष्ठ अधर सुंडी का, धमनिया सुंडी का प्रवेश को रक्त पहुंचाने का कार्य करती है, जबकि अन्य जो वाहिकाएं होती है वो क्या कार्य करती है? जबकि अन्य दो परिमुख वाहिका या अपवाही ग्लोमेरुलस धमनिया मुख गुहा के पार्श्व में दोनों ओर स्थित होती है। परिमुख वाहिकाएं कॉलर प्रवेश में विभाजित होकर किसी की जाल, जिसे कॉलर जालक कहते हैं, बनाती है तथा अंततः मुख गुहा की अधर सतह पर मिलकर अधर रुधिर वाहिका बनाती है और अधर वाहिनी कोशिकाओं द्वारा देह भित्ति तथा आहरनाल भित्ति को रुधिर पहुंचाती है। इस प्रकार केशिका जाल द्वारा पृष्ठ या फिर अधर वाहिका आपस में जुड़ जाती है। दोस्तों, पृष्ठवाहिका में रक्त आगे, पृष्ठवाहिका है उसमें रक्त आगे की ओर अर्थात पश्च दिशा में अर्थात पीछे की ओर चलता है। दोस्तों, जो अधर वाहिका होती है उसमें रक्त पीछे की ओर चलता है। दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। ब्रेंकियोस्टोमा के तंत्रिका तंत्र पर संक्षिप्त में टिप्पणी। ब्रेंकियोस्टोमा के तंत्रिका तंत्र पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। किस प्रकार लिखेंगे टिप्पणी को हम? ब्रेंकियोस्टोमा का तंत्रिका तंत्र अत्यंत सरल प्रकार का होता है। कैसा होता है? ब्रेंकियोस्टोमा का जो तंत्रिका तंत्र होता है, जैसे कि हमारे शरीर में जो तंत्रिका तंत्र होता है वो पूरे शरीर में फैला हुआ। आप सभी जानते भी है कि हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र का जो जाल है वो पूरे शरीर में फैला हुआ है। वो किस प्रकार कार्य करता है उसके बारे में भी आप जानते होंगे। वैसे हमारे पैर में जब कांटा चुभता है, हमारे पैर में जब कांटा चुभता है तब अचानक हमारे माइंड में संदेश पहुंच जाता है। वो किसके कारण पहुंचता है? जस्ट कांटा लगते ही हमारे पैर में हम पैर को ऊपर उठा लेते हैं। जैसे कि हमारे कांटा लगा, हमारे दिमाग में मैसेज आ जाता है, तो वो उस मैसेज आने की स्पीड कितनी होती है उसके बारे में 120 प्रति सेकंड, एक सेकंड में 120 किलोमीटर की रफ्तार होती है। उस तंत्रिका तंत्र की जो संदेश पहुंचाने की स्पीड होती है वो 120 प्रति सेकंड होती है। दोस्तों, इस प्रकार वो तंत्रिका तंत्र इतना एक्टिव होती है। तो उसी प्रकार इस ब्रेंकियोस्टोमा की तंत्रिका तंत्र उसके बारे में कि इसमें मस्तिष्क से वो अनुपस्थित होता है। ब्रेंकियोस्टोमा में मस्तिष्क से वो अनुपस्थित होता है और अत्यंत सरल प्रकार का होता है तंत्रिका तंत्र। निम्न प्रकार से हम देखते हैं कि तंत्रिका तंत्र ब्रेंकियोस्टोमा में किस प्रकार के होते हैं उसके बारे में। पहला है तंत्रिका रज्जु। ब्रेंकियोस्टोमा में जो तंत्रिका रज्जु पाया जाता है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एक लंबी खोखली मध्यपृष्ठ तंत्रिका रज्जु या फिर तंत्रिका नली द्वारा निरूपित किया जाता है। इस तंत्रिका रज्जु को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या फिर लंबी खोखली मध्य तंत्रिका रज्जु या फिर तंत्रिका नली के द्वारा निरूपित किया जाता है। यह तंत्रिका रज्जु का मतलब क्या है कि तंत्रिका तंत्र होता है उसमें रज्जु यानी कि नली को हम रज्जु कहते हैं इस विज्ञान की भाषा में। तो तंत्रिका नली एक ऐसी नली होती है जो कि एक लंबी खोखली और तंत्रिका नली द्वारा निरूपित किया जाता है इस तंत्रिका रज्जु को, और जो कि देह की पूरी लंबाई यानी शरीर की पूरी लंबाई में नोटोकार्ड के ठीक ऊपर स्थित रहते हैं। यहाँ पर ये शरीर की पूरी लंबाई में जो नोटोकार्ड होता है उसके ऊपरी भाग में ये स्थित होता है। नलिकाकार तंत्रिका रज्जु में एक केंद्रीय नाल रहती है। नलिकाकार, हमने क्या कहा कि नलिकाकार, ये तंत्रिका रज्जु है वो नलिकाकार होता है। कैसा होता है? नलिकाकार होता है। और इस नलिकाकार तंत्रिका रज्जु में जो रज्जु में एक केंद्रीय नाल जमी रहती है। ये नली है, कोई केंद्रिका नली है, उसके अंदर कुछ न कुछ तो होगा, तो उसके अंदर केंद्रीय नाल बसी रहती है जिसमें तंत्रिका सुरक्षित पड़ी रहती है। ओके, अगला है केंद्रीय नाल एक अग्रभाग बड़ा होता है। दोस्तों, ये क्या कह रहा है कि केंद्रीय नाल है जो तंत्रिका रज्जु का केंद्रीय नाल है वो उसका अग्रभाग है वो बड़ा होता है, इस प्रकार बड़ा होता है, और जिससे यह प्रमस्तिष्क आशय बन जाता है, जिससे पृष्ठ खोखला नलिकाकार स्थान जिसे पृष्ठीय अंधवर्ध कहते हैं निकला हुआ तंत्रिकीय नाल के अगले सिरे से एक जोड़ी संवेदी तंत्रिका निकलती है। दोस्तों, तंत्रिकीय जो नाल होता है उसके आगे वाले सिरे से एक जोड़ी तंत्रिका निकलती है, संवेदी तंत्रिका निकलती है एक जोड़ी उसके आगे वाले भाग से, किसके? तंत्रिकीय नाल के। ओके, जो प्रोत तथा मुखीय सिराई और की ओर जाती है। प्रथम जोड़ी के पीछे संवेदी तंत्रिकाओं की दूसरी जोड़ी निकलती। प्रथम संवेदी जोड़ी होती
प्रथम संवेदी जो तंत्रिका होती है उसकी दूसरी जोड़ी भी यहीं से निकलती है, जो उसी भाग की विशेषताओं विशेषता प्रोथ के ग्राही अंगों तक जाती है। शेष केंद्रीय तंत्रिका तंतु रज्जुओं के समतुल्य हो जाती है, जो आंतरिक कोशिकीय परत धूसर पदार्थ, बाहरी तंत्रिकीय परत श्वेत पदार्थ की बनी होती है। दोस्तों इसमें हम तंत्रिका रज्जु के बारे में हम एक बार शॉर्टकट में समझ लेते हैं कि तंत्रिका रज्जु किस प्रकार का होता है। इस ब्रेंकियोस्टोमा में जब आप उत्तर लिखते हैं, ब्रेंकियोस्टोमा की जो तंत्रिका तंत्र है उसका उत्तर लिखते हैं, तब क्या लिखेंगे कि तंत्रिका रज्जु, हेडिंग क्या लगेंगे, तंत्रिका रज्जु। इसके अंदर तंत्रिका तंत्र के अंदर तंत्रिका रज्जु पाया जाता है, और इस तंत्रिका रज्जु हेडिंग लगाने के बाद में इसके नीचे का लाइन खींचोगे और आप आगे तीर लगाओगे, फिर आप अपनी पॉइंट वाइज, आप कॉलेज के एग्जाम में पॉइंट वाइज अपने आंसरों को लिखना पॉइंट वाइज, तो आपको अच्छी प्रकार से वो एग्जामिनर नंबर देगा। तो अच्छे अंकों के साथ में स्कोर करना है तो वैसे पॉइंट तो लिखना आवश्यक है, आप सभी जानते भी है। आपको पहले स्टार्टिंग में क्या लिखना है कि तंत्रिका रज्जु है वो एक प्रकार की नलिका होती है। कैसी होती है? नलिका होती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र खोखली, कैसी नली होती है? खोखली तंत्रिका नली होती है, और इसको इसी रूप में निरूपित किया जाता है। देह की पूरी लंबाई यानी कि शरीर की पूरी लंबाई है, उसमें जो नोटोकार्ड होता है उसी के ठीक ऊपर यह तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जो शरीर की लंबाई होती है वहां पर जो तंत्रिका नोटोकार्ड होता है, शरीर की लंबाई के अनुरूप जो नोटोकार्ड होता है उसी के अनुरूप उसके नोटोकार्ड के नीचे ये तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। ओके, सॉरी, नीचे नहीं, ऊपर पाई जाती है। तंत्रिका रज्जु नोटोकार्ड के ऊपर पाई जाती है। नलिकाकार तंत्रिका रज्जु के केंद्रीय नाल की बनी नलिकाकार केंद्रीय रज्जु है वो केंद्रीय नाल के रूप में व्यवस्थित रहती है। केंद्रीय नाल का अग्रभाग बड़ा होता है, आप ऐसे लिखिए केंद्रीय नाल का अगला भाग है वो बड़ा होता है। ये खोखली, इससे पृष्ठ खोखला नलिकाकार स्थान जिसे पृष्ठीय अंधवर्ध कहते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें यह भी इंपॉर्टेंट है कि तंत्रिकीय नाल के अगले सिरे, तंत्रिका का जो नाल होता है उसके आगे वाले सिरे से क्या निकलता है? एक जोड़ी, यानी कि एक जोड़ी तंत्रिका निकलती है जो कि मुख्य सिराई और प्रोथ की ओर जाती है। और इसमें एक विशेष या मुख्य पॉइंट इस प्रकार लिखेंगे, एक और है इसमें लिखना है कि इस आंतरिक संरचना, इस तंत्रिका रज्जु की आंतरिक परत, आंतरिक कोशिकीय परत धूसर पदार्थ और बाहरी तंत्रिकीय परत श्वेत पदार्थ की बनी होती। तंत्रिका रज्जु किस पदार्थ की बनी होती, किस प्रकार की होती, किस रंग की होती है? तो वो कोशिकीय परत धूसर पदार्थ और बाहरी तंत्रिकीय परत और श्वेत पदार्थ की बनी होती है। दोस्तों इसमें तंत्रिकाओं पहले हमने पढ़ा था तंत्रिका रज्जु और तंत्रिकाएं। अब है अगला तंत्रिकाएं। तंत्रिका रज्जु से युग्मित तंत्रिकाएं निकलती है जिनसे परिधीय तंत्रिका तंत्र बनता है। प्रमस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं प्रमस्तिष्क तंत्रिकाएं व शेष रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं वो रीढ़ तंत्रिकाओं के नाम से जाना जाता है। तंत्रिका तंत्र से निकलने वाली तंत्रिकाओं को तंत्रिका परिधीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। तंत्रिका रज्जु से जो तंत्रिका निकलती है उसे तंत्रिका तंत्र के परिधीय तंत्रिका तंत्र के नाम से जानते हैं। और प्रमस्तिष्क से जो तंत्रिका निकलती है उसे प्रमस्तिष्क तंत्रिका, आपसे भी जाना वैसे इसको समझ सकते हैं। अगला है प्रमस्तिष्क, दो जोड़ी की होती है। प्रमस्तिष्क से वो दो जोड़ी होता है, संवेदी प्रकार की होती है तथा शरीर के अग्रभाग मूड, मुखसंद, मुख्य सिराई से आवेगों को ग्रहण करके तंत्रिका रज्जु को की ओर ले जाती है। दोस्तों अगला इसमें पॉइंट देखते हैं। अगला है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र आहार नाल की अरेखित पेशियां आहार नाल की भित्ति में उपस्थित दो जालकों द्वारा नियंत्रित रहती है। इसके द्वारा प्राणी का स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बनता है जो अंतरांगी तंत्रिकाओं द्वारा केंद्रीय तंत्र से जुड़ा रहता है। दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। दोस्तों अगला सवाल है हर्डमानिया के टेडपोल लार्वा की संरचना का वर्णन कीजिए। हर्डमानिया के टेडपोल लार्वा की संरचना दोस्तों अति इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको रट के जाना है दोस्तों, समझ के जाना है यहीं से। दोस्तों अति महत्वपूर्ण सवाल है जो कि 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों आपके 2023 के एग्जाम में भी आ सकता है, अति इंपॉर्टेंट सवाल है। वैसे अन्य एग्जामों में भी पहले आया हुआ है सवाल, ये अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों हर्डमानिया की जो टेडपोल लार्वा होती है उसकी संरचना कैसी होती है, किस प्रकार की संरचना होती है उसके बारे में। हर्डमानिया के टेडपोल लार्वा में हर्डमानिया के टेडपोल लार्वा होती है उसमें
उत्कृष्ट विशिष्ट प्रकार की कोऑर्डिनेट लक्षण पाए जाते हैं। विशिष्ट प्रकार के उत्कृष्ट एवं कोऑर्डिनेट लक्षण पाए जाते हैं। लक्षण होने के कारण यह लार्वा है वो लार्वा अवस्था में कोऑर्डिनेट संरचना की उत्तम स्थिति को प्रदर्शित करती है। इसमें जो निम्न लक्षण है ये हर्डमानिया की टेडपोल लार्वा के मुख्य लक्षण देख लेते हैं। पहला लक्षण है हर्डमानिया की टेडपोल लार्वा का पहला लक्षण है पूर्ण विकसित एसिडियन लार्वा एक लंबी बेलनाकार तथा 1.2 मिमी लंबी 0.3 मिमी चौड़ी रचना होती है। दोस्तों हर्डमानिया की टेडपोल लार्वा होती है वो किस प्रकार की होती है कि एक पूर्ण विकसित एसिडियन लार्वा एक लंबी और बेलनाकार एकदम गोल और लंबी तथा 1.2 मिमी लंबी होती है। कितनी 1.2 मिमी लंबी होती है और 0.3 मिमी चौड़ी होती है। ओके, यह एक पारदर्शी ये टेडपोल लार्वा होती है एकदम पारदर्शी होती है, आर पार देख सकते हैं हम इसके, एवं गतिशील लार्वा होती है, गति करती रहती है, पारदर्शी और गतिशील लार्वा होती है। इसका शरीर एक अंडाकार धड़ है। दोस्तों इसका सिर है। टेडपोल लार्वा की संरचना तो आपने देखी होगी, आपने पढ़ा होगा तो कि इस प्रकार होती है टेडपोल लार्वा की संरचना। तो इसका सिर है, यहाँ पर आंखें होती है, इस प्रकार है टेडपोल लार्वा की संरचना। तो यहाँ इसका जो सिर है, सिर वो एकदम किसका होता है, इसने क्या बताया, अंडाकार धड़ होता है। इसका धड़ है, इसका सिर है वो अंडाकार होता है। ओके, अगला है इसका शरीर एक अंडाकार धड़ है, एक लंबी पार्श्व एवं लंबी पार्श्वों से दबी हुई पूंछ होती है। दोस्तों इसमें टेडपोल लार्वा में यहाँ पर पूंछ होती है वो एकदम पार्श्व यानी साइड से दबी हुई होती है, मिलकर बनी होती है। ओके, अगला है इसमें पॉइंट है, चौथा पॉइंट है धड़ के अग्र सिरे पर शंकुश पाया। धड़ का जो अग्र सिरा होता है, टेडपोल लार्वा की धड़ का अग्र सिरा होता है, यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर सूचक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सूचक पाए जाते हैं। आसंजक पेपिला लगे होते हैं। कायांतरण के समय टेडपोल का आधार से चिपकने में सहायता। दोस्तों कायांतरण का अर्थ क्या होता है कि जैसे कि ये टेडपोल लार्वा का जन्म हुआ, इस टेडपोल लार्वा का जन्म हुआ, तो टेडपोल लार्वा के जन्म होने के बाद में जब टेडपोल है वो अपनी नई कोशिकाओं में जब अचानक वृद्धि होती है, कोशिकाओं में अचानक वृद्धि होती है, तब उसे कायांतरण कहते हैं। उसकी काया में अंतर यानी जो परिवर्तन आया शरीर में, जो कायांतरण के समय टेडपोल का आधार से चिपकने में जो कायांतरण होगा तो उसमें शरीर में वृद्धि होगी, कोशिकाओं में वृद्धि होती, तो उसमें चिपकने में वो टेडपोल का आधार है वो चिपकने में सहायता करता है। दोस्तों अगला है 5वां पॉइंट है टेडपोल का संपूर्ण शरीर एक पतले छोल या टेस्ट द्वारा ढका रहता है। दोस्तों ये टेडपोल का शरीर है वो पतले छोल, कैसे पतले छोल या फिर टेस्ट द्वारा ढका रहता है। किसके द्वारा, पतले छोल और टेस्ट द्वारा ढका रहता है। पूंछ के चारों ओर पारदर्शी पूंछ पंख उपस्थित। दोस्तों पूंछ होती है, टेडपोल की जो पूंछ होती है नीचे वाली, यहाँ पर पूंछ पंख भी उपस्थित होते हैं, पूंछ पंख। और 7वां पॉइंट है पूंछ के अक्ष में जिलेटिन्स सलेस्मी पदार्थ युक्त खोखली नोटोकार्ड उपस्थित है। दोस्तों इस पूंछ होती है टेडपोल की, उसमें क्या होती है, नोटोकार्ड उपस्थित है। जिलेटिन सलेस्मी पदार्थ युक्त नोटोकार्ड का अर्थ होता है एक नली के रूप में जो संरचना होती है, सीधी पूंछ के रूप में, पूंछ में जो संरचना पाई जाती है, हमने पहले भी पढ़ी नोटोकार्ड, तो एक संरचना होती है वो नोटोकार्ड है, वो सलेस्मीय जिलेटिन पदार्थ के रूप में वो टेडपोल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है। इस प्रकार अगला 8वां पॉइंट है कि नोटोकार्ड के पृष्ठ भाग में एक सड़ रूपी खोखली रचना होती है। नोटोकार्ड का जो पृष्ठ भाग होता है, नोटोकार्ड का पृष्ठ भाग होता है, उसमें क्या होता है कि खोखली रचना होती है जो शरीर के अग्र भाग से पूंछ के अंत तक फैली रहती है। इसे तंत्रिका रज्जु के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगला है इसमें 9वां पॉइंट है कि धड़ के पृष्ठ भाग में तंत्रिका रज्जु फैलकर मस्तिष्क आशय बनाती है। दोस्तों धड़ का जो अंतिम भाग होता है, पृष्ठीय भाग होता है, धड़ के पृष्ठीय भाग में तंत्रिका रज्जु फैलकर, धड़ का जो पृष्ठीय भाग होता है, धड़ के पृष्ठीय भाग में तंत्रिका रज्जु फैली होती है और मस्तिष्क आशय बनाती है। क्या बनाती है, मस्तिष्क आशय बनाती है। यह कोशिकाओं के एकल स्तर से बना होता है, कोशिकाओं के एकल स्तर से कौन बना होता है, पृष्ठीय भाग बना होता है। 10वां पॉइंट मस्तिष्क आशय में लार्वा की संवेदी अंग। मस्तिष्क आशय में टेडपोल के मस्तिष्क आशय होता है, उसमें लार्वा की संवेदी अंग पाए जाते हैं जिनमें 2 नेत्रक होते हैं। दोस्तों जो टेडपोल लार्वा की मस्तिष्क होता है यानी उसका सिर वाला भाग होता है, वहां पर लार्वा के संवेदी अंग पाए जाते हैं और वहां पर नेत्र भी पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं। एक नेत्रक पक्ष
पृष्ठ में, एक नेत्रक होता है, एक नेत्रक होता है वो पक्ष पृष्ठ में और दूसरा नेत्र अधर, यानी एक नेत्रक होता है पथ यानी क्या है पक्ष यानी पीछे वाले भाग में और अधर यानी आगे वाले भाग में उपस्थित, दो अलग अलग होते हैं अर्थात। तथा ये प्रकाशग्राही संरचना होती है, तथा ये नेत्र होती है वो प्रकाशग्राही, प्रकाश को ग्रहण वाली संरचना होती है। एक मध्य अधरीय ओटोसिस्ट, यहाँ पर क्या होता है, एक मध्य अधरीय ओटोसिस्ट भी उपस्थित होता है जो संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। दोस्तों यहाँ पर मध्य जो कि ओटोसिस्ट उपस्थित होता है वो संतुलन बनाने का कार्य, मध्य ओटोसिस्ट उपस्थित हो, मस्तिष्क में मध्य ओटोसिस्ट होता है जो टोडपेल में क्या करता है, संतुलन बनाने का कार्य करता है। दोस्तों इसमें मस्तिष्क के आशय के रूप में 11वां पॉइंट है, मस्तिष्क आशय के ठीक सामने, मस्तिष्क का आशय होता है, मस्तिष्क का जो स्थान होता है उसके सामने एक ठोस मोटी गुच्छिका होती है। क्या होती है, ठोस मोटी गुच्छिका होती है जो संवेदी कोशिकाओं की बनी, किसकी बनी होती, संवेदी कोशिकाओं की बनी होती, तथा मस्तिष्क शंकु या मस्तिष्क कहलाती है, मस्तिष्क शंकु या फिर मस्तिष्क कहलाती है। कौन, मोटी गुच्छिका होती है वो मस्तिष्क शंकु या फिर मस्तिष्क कहलाती है। इसी प्रकार मस्तिष्क आशय के पीछे अंतरांग गुच्छिका पाया जाता है, मस्तिष्क आशय है उसके पीछे अंतरांग गुच्छिका पाया जाता है, पीछे की ओर तंत्रिका रज्जु के रूप में प्रसारित रहती है। दोस्तों 12वां पॉइंट इसमें है टेडपोल लार्वा के लिए, 12वां पॉइंट है कि टेडपोल लार्वा मुख्य धड़, टेडपोल लार्वा का जो मुख्य धड़ होता है उसके अग्र भाग में, टेडपोल लार्वा का मुख्य धड़ है उसके अग्र भाग, आगे वाले भाग में स्थित होता है। टेडपोल लार्वा के आगे वाले भाग में मुख्य धड़ उपस्थित होता है तथा आहारनाल खुलता है, वहीं पर आगे वाले भाग में मुख वाले भाग में आहारनाल खुलता है। आहारनाल ग्रसनी, इसोफेगस सोटक, इसोफेगस आमाशय, बेलनाकार आंत्र, कैसी आमाशय होता है, बेलनाकार आंत्र होते हैं, बेलनाकार होते हैं, ठीक है। एक सोटक मलाशय होता है, कैसा, एक छोटा सा मलाशय होता है, में विभेदित रहते हैं इसके भाग है जो भी गुद्दा प्रिकोष्ठ में बाई ओर खुलता है। गुद्दा कहाँ पर खुलता है, प्रिकोष्ठ में खुलता है, इसका टेडपोल लार्वा का गुद्दा है वो प्रिकोष्ठीय भाग बाई और भाग में खुलता है। दोस्तों अगला है 13वां पॉइंट इसमें है टेडपोल लार्वा के लिए कि ग्रसनी के पीछे भाग में, ग्रसनी का जो पीछे का भाग है, ग्रसनी के पीछे वाले भाग में हृदय आवरण से ढका हुआ हृदय स्थित। टेडपोल लार्वा के अंदर हृदय भी उपस्थित होता है, हृदय तो वैसे हर टेडपोल लार्वा में हृदय उपस्थित होता है, कहाँ पर उपस्थित होता है यह भी लिखना है कि ग्रसनी वाला भाग है उसके पीछे वाले भाग में हृदय आवरण से युक्त। अब हृदय का आवरण, यदि हमने हृदय के बहुत सारे चित्र देखे जिसमें कोष्टक दिखाई देते हैं जैसे कि बायां दायां नीले, तो ये नीलों के बारे में जो अध्ययन करते हैं हमारे मानव हृदय में अध्ययन करते हैं वो हृदय वो काटा हुआ हृदय, तो एक हृदय आवरण यानी उसको काटा हुआ नहीं है, हृदय आवरण से युक्त हृदय ग्रसनी के पीछे वाले भाग में पाया जाता है। 14वां पॉइंट है कि लार्वा के पक्ष के भीतर, लार्वा है उसके लार्वा की पूंछ है उसके भीतर लंबाई से नोटोकार्ड तथा तंत्रिका रज्जु। दोस्तों मैंने ये पॉइंट पहले भी आया था, ये 7वां पॉइंट था कि इसमें क्या पाया जाता है, नोटोकार्ड पाया जाता है। तो लार्वा के पूंछ भाग में नोटोकार्ड तो पाया जाता है लेकिन उसके साथ साथ तंत्रिका रज्जु भी फैला रहता है। क्या फैला रहता, तंत्रिका रज्जु। दोस्तों ये रही आपके टेडपोल लार्वा की संरचना। क्या है, टेडपोल लार्वा की संरचना है, इसका चित्र है टेडपोल लार्वा का, ये इसका सिर है, ये इसका पूंछ है, ये आपको जो दिख रही है तंत्रिका रज्जु है। क्या है, तंत्रिका रज्जु, यानी कि ये जो नोटोकार्ड के रूप में पाई जाती है, नोटोकार्ड के रूप में, और ये पूंछ पर जो पर्ण पाए जाते हैं ये भी इस टेडपोल लार्वा के लिए चलने में, फिरने में और चिपकने में सहायक है। दोस्तों ये टेडपोल लार्वा है वो कौन सी अवस्था में, वैसे कोशिकाओं की वृद्धि की अवस्था में इसमें जो स्रावित चिकना पदार्थ होता है इसको चिपकने में सहायता करता है। दोस्तों आप चित्र देख लीजिएगा, इस तरीके से आप समझ जाओगे। अति महत्वपूर्ण सवाल है एग्जाम की दृष्टि से, ये टेडपोल लार्वा का चित्र भी आप सभी के सामने एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप पढ़ के जाइएगा दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल है रोम परिवर्धन का वर्णन करना है। रोम परिवर्धन का वर्णन करना है, किस प्रकार हम रोम का, हमारे शरीर पर जो बाल पाए जाते हैं, बालों के रूप में जो रोम पाए जाते हैं, उस रोम का अध्ययन करना है, वर्णन करना है दोस्तों। तो इसके परिवर्धन यानी उसकी उत्पत्ति और उसके विकास के बारे में अध्ययन करना है कि बाल एक प्रोटीन तंतु, बाल क्या है, एक प्रोटीन का तंतु है, प्रोटीन से युक्त तंतु है जो तवचा में उपस्थित पट्टिकाओं से निकलता, तवचा में उपस्थित जो पट्टिका होती है वहां से ये बाल निकलता है। पृष्ठवंशियों के
सिर्फ स्तरों में पृष्ठवंशी होते हैं, पृष्ठवंशी के सिर्फ स्तनियों, पृष्ठवंशी के सिर्फ स्तनियों में बाल पाए जाते हैं। कौन से? पृष्ठवंशी होते हैं, सॉरी हाँ पृष्ठवंशी होते हैं, उसमें के स्तनियों में बाल पाए जाते हैं। बाल एक छोटे एपिडर्मल उत्फुलन से बनता है। बाल किससे बनता है? एपिडर्मल उत्फुलन से बनता है, जो डर्मिस के नीचे धंसा रहता है। दोस्तों क्लास का टाइम हो चुका है, 25 मिनट की क्लास हो चुकी है। दोस्तों हम इस सवाल को अगले ही वीडियो में करेंगे। सवाल क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसी वीडियो को यहीं पर स्टॉप करता हूं। दोस्तों अगली क्लास अगले वीडियो में रहेगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार थे और अंत तक बने रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, उन साथियों के साथ में शेयर कीजिए जो बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है। दोस्तों आपके साथी जो कि आपके कॉलेज में पढ़ते हैं, आपके साथ में पढ़ते हैं, उसके अति महत्वपूर्ण सवाल है, उसकी अगर आपके लिए अति महत्वपूर्ण है तो उसके लिए भी ये ये सॉल्व पेपर है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप अपने साथी को शेयर जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी यहीं से अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। पूरे विश्वास के साथ में इस आरबीडी के सॉल्व पेपरों को गहन अध्ययन के साथ में पढ़ पाए। दोस्तों तब तक के लिए अनुमति दीजिए, धन्यवाद। अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए बाय बाय।